Hi everyone, I hope you all are safe in this pandemic. As I said earlier, जो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कंसिडर करूँगी वो पेपर 4B लूँगी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी दो ही यूनिट्स हैं क्योंकि 40 मार्क्स का ये आएगा। दो यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हम इन फ्यूचर बाकी अपने सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकें। ठीक है, देख लीजिए ये आप लोगों का सिलेबस है पेपर 4B का और मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है। स्टार्टिंग की है हमने डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनैरिटी से एंड एंड किया है इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन आप लोगों का निकल कर आया है डिसाइप्लस वर्ड से एंड डिसिप्लिना वर्ड से। ठीक है, डिसाइप्लस हम बोलेंगे तो उसका मतलब होगा प्यूपिल, लर्नर्स, एंड डिसिप्लिना का मतलब होगा टीचिंग। तो डिसिप्लिन क्या करता है, वेज ऑफ थिंकिंग को इन्हांस करता है आपका डिसिप्लिन। थ्री टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन बुक में दिए हुए हैं, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव डिसिप्लिन एंड करेक्टिव डिसिप्लिन। प्रिवेंटिव डिसिप्लिन क्या होता है, ये जो हमारे क्लासरूम में एटमोसफेयर होता है, कैसा कन्फ्रंटेशन वाला एटमोसफेयर होता है, उसको रिमूव आउट करने की कोशिश करता है और बहुत ही पीस वाला इन्वायरमेंट एज अ प्रिवेंटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि बच्चा वो समझ सके जो टीचर उसे समझाना चाह रहे। ठीक है, अगर हम आर्गुमेंटेटिव नेचर में रहेंगे तो टीचर की हम बात को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन यही बात करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट की और टीचर की एबिलिटी की इसमें बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का सपोर्टिव डिसिप्लिन। सपोर्टिव नाम से ही पता चल रहा है, इससे क्या है कि आप लोगों को, जैसे आप लोग देखते हैं कि भाई टीचर आप लोगों को वर्बल वार्निंग देता है कभी कभी, है ना, कि चुप हो जाओ। तो वो क्या है, आप लोगों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि अगर आप सपोर्टिवली क्लास में अटेंड रहेंगे तो जो आप लोगों का एजेंडा है क्लास में आने का वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं। ठीक है, सपोर्टिव डिसिप्लिन का यही मतलब नहीं कि हम किसी को वर्बल वार्निंग दे रहे हैं तो हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, नहीं, हम उसके बिहेवियर को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, करेक्टिव डिसिप्लिन, करेक्टिव डिसिप्लिन में क्या होता है कि भाई अगर बच्चा सपोर्टिव डिसिप्लिन में क्या बताया मैंने कि एक वर्बल वार्निंग देती, ठीक है, कि हमने आपको वार्न कर दिया फिर भी आप ये गलती ना करें। अगर वो बच्चा फिर भी सपोर्टिव डिसिप्लिन के बाद भी कंटिन्यूसली अपनी जो उसका बिहेवियर उसे रिपीट करता है तो फिर मैडम किस टास्क पे आती है, करेक्टिव डिसिप्लिन में। ठीक है, इसमें करेक्टिव डिसिप्लिन में क्या होता है कि उसको हम डिसिप्लिन टेक्निक्स बताते हैं कि भाई आपको अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम क्या, हमारे पास क्या क्या अथॉरिटी है, हम आपके लिए ये एक्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़े लेवल पे करेक्टिव डिसिप्लिन को यूजेज किया जाता है, बच्चों के लिए यूज नहीं होता है, बच्चों के लिए सिर्फ सपोर्टिव डिसिप्लिन का यूज करके हम उनको सही डायरेक्शन में ले आते हैं। लेकिन बच्चा अगर रेगुलरली वही टास्क किए जा रहा है तो करेक्टिव डिसिप्लिन में थोड़ा हमें थोड़ा हार्श स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हम किंडर गार्डन इन सब में नहीं करते हैं, ये सारे बड़े हायर क्लासेस में करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद है एकेडमिक डिसिप्लिन। देख लीजिए डिसिप्लिन क्या है, फिजिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये एकेडमिक डिसिप्लिन में आएंगे। टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड आप लोगों का डिसिप्लिनैरिटी। अब देखिए सब्जेक्ट नॉलेज और डिसिप्लिनैरिटी का लिंक लिंक देखिए इसमें। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या क्या चीज़ होती है कि भाई सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसकी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए, जो करिकुलम है उसकी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। ठीक है, और जो पेडागोजिक सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी उस टीचर को होनी चाहिए। समझ आ रही सारी बातें। कंटेंट नॉलेज क्या है कि भाई आप लोगों का टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कितना जो भी रेफरेंस बुक है उससे कितनी नॉलेज आपको है, कंटेंट की नॉलेज कितनी है। करिकुलम नॉलेज में आता है कि भाई आप फॉर्मली जो भी आपके बच्चों की एज है उस हिसाब से आपने करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करना है वो करिकुलम नॉलेज में आएगा। ठीक है, और पेडागोजिक नॉलेज में क्या आएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करानी है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, ये पेडागोजिक सब्जेक्ट नॉलेज में आएगा। चलिए, टीचिंग स्टैंडर्ड को हमने बेसिकली थ्री एरियाज में कंसिडर किया है। पहला है सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, टीचिंग स्टैंडर्ड वी हैव फॉल इनटू थ्री मेन एरियाज। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट नॉलेज, सेकंड वन इज एबिलिटी टू रिलेट टू यंग पीपल। ठीक है, जो यूथ का डिमांड है ना उसको फुलफिल कर सके ऐसा वो टीचिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद है आप लोगों का इफेक्टिवनेस यूज ऑफ मेथडोलॉजीज। ठीक है, जो भी आप टीचिंग एड्स यूज करेंगे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। ये टीचिंग स्टैंडर्ड की थ्री मेन एरियाज हैं। चलिए नेक्स्ट है अल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनैरिटी, है ना, कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है डिसिप्लिनैरिटी के लिए।
तो अल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉय मिसकंडक्ट। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि अगर ट्रेडिशनली किसी ने अगर कुछ मिसकंडक्ट किया है तो हम उसे ट्रेडिशनली वे में ना उसे पेनलाइज करके एक अल्टरनेटिव वे में पेनलाइज करें, तो वो अल्टरनेटिव डिसिप्लिनैरिटी कहलाता है। ट्रेडिशनल वे में हम कैसे पेनलाइज करते हैं कि भाई हमने उसे सस्पेंड कर दिया या फिर उसको यू नो उसकी सैलरी कट डाउन कर दी, वो ट्रेडिशनल वे है। तो वो क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स में कंसिडर होता है ट्रेडिशनल जो हम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्या है, थोड़ा स्मूथली रन आउट है और इसमें थोड़ी नेगोशिएशन की बात होती है। पहले पहले क्या होता है कि गलती की तो सीधा ही खत्म, ठीक है। और अल्टरनेटिव डिसिप्लिन में क्या पढ़ोगे, थोड़ा मिड वे, ठीक है, थोड़ा मिडल पाथ फॉलो करोगे, यार नेगोशिएट कर लेते हैं, इतना हार्श स्टेप ना लेके नेगोशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट क्या है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है अल्टरनेटिव डिसिप्लिनैरिटी। बेनिफिट्स देख लीजिए, इसके बेनिफिट्स है कि जो रिलेशनशिप है ना किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ का, उसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कम होता है। अगर किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच भी अगर हम एक नेगोशिएशन वाली बात रखें, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात रखें, तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, ठीक है। दूसरा है एड्रेस रियल पर्पस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। अगर हम अल्टरनेटिव वे यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा रेमेडी होगा, जो भी करेक्शन होगा, वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, ना कि पनिशमेंट लेवल का होगा, ठीक है। तो इसमें आपका कंस्ट्रक्टिव आउटकम की बात होती है, कोलैबोरेटिव आउटकम की बात होती है, ये सारी चीज़ें। टाइम एंड रिसोर्स सेविंग, सीधी सी बात है, जो आप लोगों का अल्टरनेटिव डिसिप्लिन है वो आपको हर एक स्टेज पे नहीं तो किसी ना किसी स्टेज पे आप लोगों को एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है ना। ये क्या है कि जो आप लोगों का अल्टरनेटिव डिसिप्लिन है, अगर हम उसे ट्रेडिशनल पेनल्टी से पहले यूज़ करेंगे, है ना, ट्रेडिशनल पेनल्टी मतलब उसे बिल्कुल सस्पेंड ही कर देना, बट हम अगर अल्टरनेटिव डिसिप्लिन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टाइम की सेविंग होगी, रिसोर्सेज की भी सेविंग होगी, है ना, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम अच्छे वे में ट्रीट कर पाएंगे। तो ये क्या है, बेनिफिट्स हैं जब हम अल्टरनेटिव डिसिप्लिन को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। देखिए पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम होता है सेट ऑफ आइडियाज, ठीक है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कैसा स्टैंडर्ड है आपका, ये सारी चीज़ें पैराडाइम में आता है। तो आज की जो नेचर है डिसिप्लिन का, उसमें क्या क्या सेट ऑफ आइडियाज आए हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव लोगों के हैं, ये सारी चीज़ें पैराडाइम में आ जाती हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट और क्या कहलाता है, इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो पैराडाइम में आता है, ठीक है। और क्या बोला गया है, सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पैराडाइम को बोला जाता है सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स दैट अफेक्ट द वे यू परसीव व्हाट इज रियल एंड हाउ यू शुड रिएक्ट, ठीक है। यह आपके एक्सपीरियंस और आपकी बिलीव्स को इन्हांस करता है, अफेक्ट करता है कि आप कैसे रियलिटी को परसीव करते हैं और कैसे उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, ये पैराडाइम। तो बेसिकली मोटा मोटा समझिए, पैराडाइम आप लोगों का पर्सपेक्टिव और सेट ऑफ आइडियाज को बताता है। पैराडाइम शिफ्ट में क्या है, फोकस मोर ऑन लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन में क्या है, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखे, हमेशा एक्टिव लर्नर की बात की जाती है। तो क्या है, फोकस मोर ऑन लर्नर, हमें लर्नर के साथ साथ लर्निंग प्रोसेस पे भी ज़्यादा फोकस देना चाहिए, और जो व्यूज़ है ना बच्चों के, उन पे अटेंशन देना चाहिए। ये पैराडाइम शिफ्ट इस चीज़ को फ्लरिश करने की बात करता है। उसके बाद है आप लोगों की 8 चेंजेस इन एजुकेशन, 8 चेंजेस इन एजुकेशन। तो देखिए क्या क्या है, पहला है लर्नर ऑटोनॉमी, ठीक है, दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, द थर्ड वन इज करिकुलम इंटीग्रेशन, फोर्थ वन इज फोकस ऑन मीनिंग, फिर डाइवर्सिटी, थिंकिंग स्किल, अल्टरनेटिव आंसर्स, टीचर्स एज को लर्नर। समझ आ रही है बातें क्या है कि एजुकेशन में अगर हमें पैराडाइम शिफ्ट करना है तो हमें 8 काइंड ऑफ चेंजेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लर्नर ऑटोनॉमी, ठीक है, पैसिव लर्नर नहीं होना चाहिए, लर्नर एक एक्टिव होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग, मैंने बताया था ग्रुप्स में जब हम लर्निंग करते हैं तो बहुत ही इन्हांस वे में बच्चा सामने निकल कर आता है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है। करिकुलम इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा करिकुलम हो जो हर यूनिट्स को और यूनिट्स के भी सब यूनिट्स को आपस में इंटीग्रेट करें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 करा रही हूँ ना, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप निकल कर आना चाहिए। फोकस ऑन मीनिंग, ठीक है, कोई रेट रेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि भाई ठीक है सब बस रटते जाओ, ठीक है, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, मीनिंगफुल
आप लोगों की स्टडी होगी तभी वो एक शिफ्ट होगा हमारे एजुकेशन पार्ट में। डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, व्यूज, ओपिनियंस होना चाहिए। थिंकिंग स्किल, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या है, रेडीमेड आंसर्स को ना माने, अपने ही क्रिएटिविटी को जनरेट करे और बहुत ही थिंकिंग अपनी स्किल को इम्प्रूव करे। अल्टरनेटिव आंसर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैं नाउन की डेफिनेशन बताती हूँ और गिने चुने एग्जांपल्स देती हूँ तो वो भी नहीं सही है। तो बच्चा क्या है, एक बार नाउन की डेफिनेशन वो समझ गया तो वो अल्टरनेटिव आंसर्स दे सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो जब अल्टरनेटिव आंसर्स निकल कर आते हैं तो इट मीन्स कि बच्चे को क्रक्स, बच्चे को बेसिक समझ आ गया है। अब वो उस बेसिक पे अपना पूरा थ्योरी रिलेट कर सकता है, ठीक है। टीचर्स एज को लर्नर, देखिए हमेशा कहा जाता है कि ऑलवेज बी अ लर्नर, ठीक है। तो टीचर अगर लर्निंग फेज में होगा, अगर टीचर में ये आ गया कि मुझे सब आता है, तो वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर टीचर भी लर्निंग फेज में है तो वो समझ सकता है कि बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए टीचर भी कुछ ना कुछ सीखती है। तो अगर टीचर एज अ को लर्नर है ना, बच्चों के साथ वो एक लर्नर की तरह ही ट्रीट करेगी, तो क्या है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और जो पैराडाइम शिफ्ट होगा ना, जो ओपिनियन बनेगा, पर्सपेक्टिव बनेगा, वो बहुत ही पॉजिटिव बनेगा किसी भी डिसिप्लिन को लेके। चलिए, इतना समझ आ गया। 8 काइंड्स ऑफ आप लोगों की चेंजेस चाहिए पैराडाइम शिफ्ट हो सके ताकि। पेडागोजी क्या होती है, देखिए पेडागोजी होती है बेसिकली आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, ठीक है। हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, जो हमारा वे ऑफ टीचिंग होता है उसे पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है। इग्निशन पेडागोजी क्या है, इग्निशन पेडागोजी में बेसिकली आते हैं कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एक्शन एंड इवेल्युएशन आप लोगों का। इग्निशन पेडागोजी होता क्या है, ये 5 एलिमेंट्स इग्निशन पेडागोजी में होते हैं और इग्निशन पेडागोजी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ताकि जो टीचर है वो बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग, जो बच्चे का एम है, गोल गोल है उसका, या फिर उसकी कोई कमिटमेंट है, उसको फुलफिल कर सके टीचर लाइफ लॉन्ग वे में, तो उसे इग्निशन पेडागोजी कहते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एक्शन एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट है 3 मेन पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो 3 मेन पर्सपेक्टिव्स कौन से हैं, BC स्क्वायर, यानी कि बिहेवियर, बिहेवियरिज्म, ठीक है, कोग्निटिविज्म एंड द लास्ट वन इज आप लोगों का कंस्ट्रक्टिविटीज। तो बिहेवियरिज्म में क्या करना है, बिहेवियरिज्म होता है कि भाई आप लोगों का जो बेसिकली आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग सबने पढ़ी होगी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियरिज्म की बात की गई है, तो वो आप लोगों का इसमें आएगा। कोग्निटिज्म वही थोड़ा आपका स्कीमा, आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ये सारी चीजें आपकी कोग्निटिविटीज्म में आएंगी। कंस्ट्रक्टिविटीज्म में क्या आता है कि कंस्ट्रक्टिविटीज एक थ्योरी है जो सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन लर्निंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविटीज में आप लोगों को पता चलता है कि जो लर्नर है वो कैसे अपनी नॉलेज को, ठीक है, जैसे उसे कोई प्रीवियस नॉलेज है, उसके बाद टीचर ने कोई नॉलेज दी, तो वो कैसे अपने प्रीवियस नॉलेज को टीचर के थ्रू दी हुई नॉलेज के साथ कंस्ट्रक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है और एक नई नॉलेज की तरफ बढ़ता है, तो वो हो जाता है कंस्ट्रक्टिविटीज, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया आपको। Behaviorism, cognitivities and constructivities are 3 main perspectives in educational psychology, ठीक है। जॉन एडम की हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एजुकेशन को उन्होंने क्या बोला है, डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। अब हम इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी में बेसिक डिफरेंस समझेंगे और एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस है कि इंटरडिसिप्लिन में क्या क्या होता है, हाँ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए इंटरडिसिप्लिनरी, पहले मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप एक सिंपल डिसिप्लिन है, ठीक है, मान लो मैथ्स है, साइंस है, कुछ है, ठीक है, तो ये आपका डिसिप्लिन है सिंपल। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या आता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, एक फ्यूजन होता है। जैसे कि मैंने अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिला दिया तो एक नया ही फ्यूजन निकल कर आया जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी बहुत ही ज्यादा एक अच्छा कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्स, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी में इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का
मल्टी डिसिप्लिन, देखिए यहाँ पे है समेशन की बात होगी, यहाँ पे ये लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं ना मल्टी डिसिप्लिनरी में, यहाँ पे समेशन की बात होती है। जैसे मैंने फिजिक्स को मिला दिया, प्लस में केमिस्ट्री को मिला दिया, प्लस में फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस को मिला दिया, तो ये क्या है अलग अलग डिसिप्लिन से, बट आपस में उनका कोई रिलेशन इतना शो नहीं हो रहा। जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है, अगर आपने फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का भी मिलाया है तो कोई एक नई ही फिलोसफी और एक नया प्रिंसिपल निकल कर आएगा बिकॉज ऑफ दोस इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद है ट्रांस डिसिप्लिन, देखो ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है, अबव। तो ट्रांस डिसिप्लिन में क्या है कि जैसे मैंने दो डिसिप्लिन को मिला दिया तो अब एक ऐसी नॉलेज निकल कर आएगी जो इन दोनों से ही अलग है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिन में क्या थी, कुछ कंटेंट केमिस्ट्री का होगा, कुछ कंटेंट इसका बायोलॉजी का होगा, लेकिन ट्रांस डिसिप्लिन में क्या होता है कि एक अलग ही फील्ड निकल कर आ जाती है बियॉन्ड द डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, यहाँ पे समेशन होता है क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे बियॉन्ड द सब्जेक्ट की बात हो रही है। आई होप ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी ये सब क्या होता है। चलिए थ्योरी पे आ जाते हैं अब हम। देखिए आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैंने पूरा 4P चैप्टर एक ही वीडियो में करने की कोशिश की है, तो मैं इसके पार्ट्स नहीं बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके अपनी ये समझ लेना, ठीक है। चलिए इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एकेडमिक डिसिप्लिन इनटू वन एक्टिविटी, ठीक है। कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन का एक एक्टिविटी में। वो एक्टिविटी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च। अब रिसर्च में आप फिजिक्स का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व करोगे, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, ठीक है। तो रिसर्च फील्ड में 2 या 2 से ज्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। इसमें क्रिटिकली थिंकिंग हमारी जनरेट होती है, हम टॉलरेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द नेचर, ठीक है। हम दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना जाते हैं, और क्या करते हैं जो भी हमारे एथिकल कंसर्न्स होते हैं उनको हम अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, वैल्यू देने लग जाते हैं। क्योंकि इंटरडिसिप्लिन में आप लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो दो डिफरेंट चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट हो रही है, तो आप लोगों का टॉलरेट लेवल भी उतना ही हाई होना चाहिए ताकि आप दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकें। फिंक जो है उनके अकॉर्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी के 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला है आप लोगों का फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए, उस फाउंडेशनल नॉलेज की एप्लीकेशन आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ह्यूमन डायमेंशन, उसमें ह्यूमन टच कैसे देंगे वो पता होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए सीखे कैसे, ठीक है, लर्निंग हाउ टू लर्न। तो ये सारी चीज़ें क्या है फिंक के अकॉर्डिंग 6 एलिमेंट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म, ठीक है। फाउंडेशनल नॉलेज, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, ह्यूमन डायमेंशन, केयरिंग एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। अगर फिंक के अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि वो इंटरडिसिप्लिनरी का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या, मॉलिक्यूलर से किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। तो दो हमने डिसिप्लिन मिला लिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एक हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रिसर्च वर्क शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका इंटरडिसिप्लिनरी। आ जाइए मल्टी डिसिप्लिनरी पे। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, इसमें इंटीग्रेशन की बात नहीं होती, इसमें एसोसिएशन की बात होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे से थोड़ा मिलना, एक दूसरे के एलिमेंट्स को एक दूसरे में ट्रांसफर करना, लेकिन एसोसिएशन में क्या होता है हर एक डिसिप्लिन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी सेफ रहेगी, किसी दूसरे का एलिमेंट उसमें एड ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो वही बोला है मल्टी डिसिप्लिनरिटी मीन्स एसोसिएटेड विद मोर देन वन एग्जिस्टिंग एकेडमिक डिसिप्लिन या प्रोफेशन, ठीक है। एसोसिएशन मल्टी डिसिप्लिनरी में आएगा, समेशन मल्टी डिसिप्लिनरी में आएगा, ठीक, लेकिन इंटीग्रेशन आपके इंटरडिसिप्लिनरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या होता है, इसमें हर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है उसने ग्रेजुएशन मान लो केमिस्ट्री में की है, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो फिजिक्स में की है, फिर उसने दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन फिलोसफी में की है, साइकोलॉजी में की है, बायोलॉजी में की है, तो क्या है उसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिग्रीज अपने पास ले ली उस बंदे ने। तो वो क्या है, वो डिग्रीज आपस में मर्ज तो नहीं करी ना, फिलोसफी की एक अलग ही डिग्री है उसके पास, साइकोलॉजी की अलग ही है, तो क्या है उसने ये डिग्रीज करके समेशन कर लिया डिग्रीज का। अब क्या होता है अगर कहीं पे आप लोगों को जॉब के लिए जाना है, ठीक है, या फिर कहीं पे जॉब वैकेंसी निकली है कि हमें एक साइकोलॉजी का टीचर चाहिए, और आप जाओगे वहाँ पे अपना रिज्यूमे देने, तो वो देखेगा कि भाई आपने तो साइकोलॉजी में भी किया हुआ है, बायोलॉजी में भी किया हुआ है, फिजिक्स में भी किया हुआ है, फिलोसफी में भी किया हुआ है, तो क्या करेगा जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होगा ना
उसको भी ना लेकर वो आपको हायर करेंगे, क्योंकि आपके पास डाइवर्स रेंज ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने एग्जाम्पल कि एक बंदा जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज है वो क्या करता है, एक कम्युनिटी से दो या दो से ज्यादा लोगों को वो उसकी प्लेस ले लेता है। ठीक है, अब दो लोग वहाँ पे, अब देखिए मान लो फिलोसफी का भी उन्हें कोई टीचर चाहिए, फिजिक्स का भी चाहिए, तो दो बंदे आएंगे, एक फिलोसफी का एक फिजिक्स का, लेकिन आपने तो दोनों की डिग्री ली हुई है, तो सीधी सी बात है वो आपको ये हायर करेगा, क्योंकि आप फिलोसफी भी पढ़ाओगे और फिजिक्स भी पढ़ा लोगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ रही है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या है, आप लोगों का एसोसिएशन होता है एकेडमिक डिसिप्लिन का या प्रोफेशन का। ठीक है, इसमें है आप लोगों की कम्युनिकेशन एबिलिटी इन्हांस होती है, इसमें आप लोगों का कोलिब्रेशन स्किल इन्हांस होता है। ठीक है, और जो भी फ्यूचर कैरियर डेवलपमेंट है उसमें बेनिफिट मिलता है मल्टी डिसिप्लिनरी से। और क्या है, इसमें अचीवमेंट की सेंस आपको फील होती है। अब 10 लोगों में से कोई आपको ही सिलेक्ट करेगा तो एक अचीवमेंट की सेंस आप में जनरेट होगी। तो ये सारी चीजें हैं मल्टी डिसिप्लिनरिटी में। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन क्या है, एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन का, इंटरडिसिप्लिन है समेशन या कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन का। डिफरेंस समझना, इंटरडिसिप्लिन में इंटीग्रेशन हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है वो आपस में इतना मर्ज नहीं हो रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना। चलिए उसके बाद है, ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, ट्रांस डिसिप्लिन समझा देती है। ट्रांस डिसिप्लिन क्या है, लर्निंग दैट इज ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन अगर मैं किसी को बोलूंगी तो वो ट्रांस डिसिप्लिन कहलाएगा। ठीक है, जो भी हमने डिसिप्लिन पढ़ा, लेकिन उस डिसिप्लिन से एक अलग ही, बहुत ही अलग ही नॉलेज जनरेट होकर आती है जो बियॉन्ड द डिसिप्लिन होती है, उसे ट्रांस डिसिप्लिन बोलते हैं। डायग्राम सब बार बार देख लेना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर डायग्राम देख ले तो। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिन एंड आप लोगों का ट्रांस डिसिप्लिन। चलिए, तो ग्लोबल एजुकेशन अगर आ जाए क्वेश्चन तो वो किससे रिलेट करोगे, ट्रांस डिसिप्लिन से। नेक्स्ट है आप लोगों का अप्रोच विद इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आवर बुक हमारे 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और 8 हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 कोर है इंग्लिश मैथ्स और साइंस, और हमारे 8 जो फाउंडेशनल हैं वो कंप्यूटिंग, रिलीजियस एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, है ना, आपका डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन। तो ये क्या है, जो आप लोगों का नेशनल एजुकेशन नेशनल करिकुलम है ना 2014 का, उसने भी बोला है कि 5 to 14 ईयर्स तक बच्चों को ये 3 कोर सब्जेक्ट्स और 8 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने ज़रूरी हैं। और यही डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिफरेंट लेवल में इन कोर सब्जेक्ट्स को आप लोगों को बताना है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट के बिहाफ पे ही आपके फाउंडेशन खड़ा होगा, है ना। तो कोर सब्जेक्ट को इन्हांस करना है तो इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेज आप लोगों को फॉलो करनी होंगी, और ये जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट है इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेज फॉलो करने होंगे। अब जो करंट में आ रहा है, एज यू नो, जो हमारी नई पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कोर सब्जेक्ट का फाउंडेशन सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं यूनिट 2 पे। किसी को कोई इशू हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो पॉज करके देख ले, एक बार रीड आउट कर ले कि क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि मेरा एजेंडा वही है कि मैं आप लोगों को क्रक्स बता दूं क्या है हर यूनिट में, ताकि आप लोग समझ सके कि हम ये जो होते ना बहुत बच्चे कि भाई पढ़ाई नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स होता क्या है, डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, पेडागोजी क्या होता है, ज़रूरत क्या होती है पेडागोजी की। तो वीडियोस देख के उसे समझ आ जाएगा ये सब। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस, क्योंकि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई है जो बीएड का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए आई होप कि ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए यूनिट 2 है, स्टार्टिंग हो जाती है, पहले टॉपिक है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। एक प्रैक्टिकल फीलिंग जब हम किसी नॉलेज सब्जेक्ट मैटर में डालते हैं, किसी भी सब्जेक्ट मैटर में अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज डालते हैं, ठीक है, इंडल्ज होते हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज में, तो वो क्या है, हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को एक वे फॉरवर्डिंग का काम करता है। कोठारी कमीशन ने भी जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट है उसको सपोर्ट किया था, और यूजीसी ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को। देखिए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन या एरिया ऑफ स्टडी।
क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एजुकेशन का कि एजुकेशन एक डिसिप्लिन है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 फेजेस ऑफ डिसिप्लिन बोले हुए हैं इसमें। एक होता है रिलेशनशिप, दूसरा होता है कन्फ्रंटिंग, एंड थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंस। तो देखिए पहला है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में कैसे बोलोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का टीचर का है वो कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करता है कि भाई बच्चा उसकी बातों को सुने, ठीक है। लिसनिंग फिलोसफी, ताकि बच्चे में क्या हो, अपना बिहेवियर को चेंज करने की कैपेबिलिटी है सुनकर, ठीक है, लिसनिंग से। तो एक रिलेशनशिप जनरेट कर दिया किसने, टीचर ने, बच्चे के कैपेबिलिटी को अपने लर्निंग प्रोसेस से, ठीक है। ताकि क्या हो कि मिनिमम पावर का यूज करके बच्चा अपने डेस्टिनी तक पहुंच सके, तो वो रिलेशनशिप का आ जाएगा इसमें। और क्या होता है, जो आपकी टीचर होती है वो क्या करती है, एक रिलेशनशिप की बात होती है, एक बहुत ही, जैसे हम थेरेपी कराते हैं ना, थेरेपी जैसे किसी को कोई इशू है तो वो थेरेपी कराता है, थेरेपी से क्या है, एक रिलीफ मिलता है। ऐसे एक रिलेशनशिप क्या है, एक थेरेपेटिक हमारा रिलेशनशिप है टीचर के साथ। तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को अवेयर कराता है कि भाई उसका एक्शन कैसा है, ठीक है, इमोशनल उसके साथ टच में रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, रिलेशनशिप की बात होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टीचर अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तब भी वो उसे स्मूथली रन आउट करे, नहीं, तब वो अपना उसको वर्बल वार्निंग देगी, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगी। नेक्स्ट है जो सेकंड फेज है डिसिप्लिन का, वो है कन्फ्रंटिंग, ठीक है। कन्फ्रंटिंग क्या है, कन्फ्रंटिंग बेसिकली हम लोग अगर किसी भी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर कन्फ्रंट है तो हम काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। हम उसे बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में किसी ने टीचिंग प्रैक्टिस की तो देखा हो काउंसलिंग सेशंस होते रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे का कन्फ्रंट है ना, या तो वो सोचता कुछ हो रहा है या फिर वो लिखता कुछ हो रहा है, तो क्या है, एक एक यूनिटी नहीं दिखाई देती, एक यूनियन नहीं शो होता है। जो बच्चा सोचता है वही अगर किताब में लिखे तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, तब हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ताकि ठीक है हम उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम इंकरेज करते हैं कि भाई तुम अपने बिहेवियर को अपने कॉग्निटिव से मैच करो। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कन्फ्रंटिंग में। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस या रूल्स, ठीक है। ये क्या है, एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है जो बच्चे के बिहेवियर को जज करता है कि वो जो उसका बिहेवियर है उसका बेसिक रीजन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो टीचर है वो फेवर करता है रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस फिलोसफी को, ताकि मैक्सिमम पावर वो टीचर क्लास में लेकर मैक्सिमम पावर के साथ वो क्लास में आए और बच्चे को मिनिमम पावर के साथ मैक्सिमम अचीवमेंट की तरफ लेकर जाए। मतलब टीचर खुद मैक्सिमम पावर क्लास में लेकर आएगा, क्योंकि देखा ना टीचर बहुत एक्टिव होते हैं, कितने खड़े रहकर हम लोगों को पढ़ाते रहते हैं। तो वो क्या है कि एक रूल्स है, एक रूल ऐसा होता है, अगर टीचर बहुत ही डिसेंट वे में आता है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता है तो बच्चा बहुत ही अटेंटिव होकर उस चीज़ को सुनता है, ठीक है। तो जो भी डिसिप्लिन है उसमें क्या करता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे उस टीचिंग प्रोसेस के, या फिर जो भी रूल्स बने होंगे किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर, वो दोनों ही चीज़ क्या करेंगे, बच्चे के कॉग्निटिव वे में और बिहेवियर वे में उसको शेप आउट करेंगे, ठीक है। अगर उसने पॉजिटिव बिहेवियर किया किसी बच्चे ने तो उसको रिवार्ड देंगे, और अगर किसी ने नेगेटिव बिहेवियर किया है तो उसे मोटिवेट करेंगे या उसे काउंसलिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन डिसिप्लिन है या फील्ड है, इस बात पर टिस्टल आ जाती है। तो जो एरिस्टोटल है उन्होंने बोला है कि हमारा क्या है, डिसिप्लिन क्या है, एक फील्ड है। एजुकेशन हमारा एक फील्ड है, डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन क्या है, बहुत ही नैरो डेफिनेशन हो जाते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। फील्ड क्या है, बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें आप हद से ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं, बहुत बड़ा फील्ड है। एजुकेशन इज अ फील्ड, डिसिप्लिन नहीं है। ये किसने बोला है, एरिस्टोटल ने बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी हाँ, फील्ड वर्सेस डिसिप्लिन। तो एजुकेशन को क्या बोला है, एक फील्ड बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें क्या बात हो रही है, देखो कंट्राइव्ड का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ। तो ऐसे कैसे फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी की वजह से क्रिएट हुए हैं और वो हमारी एजुकेशनल को इन्फ्लुएंस करने में वर्क वर्क करते हैं, इन्फ्लुएंसिव नेचर के होते हैं। सोसाइटी कंट्राइव्ड सिस्टम, सोसाइटी के थ्रू जनरेट किए हुए सिस्टम, ठीक है। तो देखिए सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन वंस इमोशंस, ओपिनियंस और बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय अदर्स।
सोसाइटी की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, एक बंदा दूसरे से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, ठीक है। जो हर्बर्ट कैलमन है उनके अकॉर्डिंग सोशल इन्फ्लुएंस 3 टाइप्स के होते हैं। कंप्लाइंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड होते हैं, और इंटरनलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। कंप्लायंस में क्या होता है, कंप्लायंस कब होता है कि जब हम देखते हैं, देखिए डेफिनेशन तीनों की समझ लीजिए। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस का मतलब होता है कि हम दूसरे की बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन जो मेरा खुद का प्राइवेट ओपिनियन है मैं उसको बिल्कुल ही अलग रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी बात में हाँ तो मिलाऊंगी, लेकिन मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन प्राइवेटली मैं अपने ओपिनियन को भी, मेरा ओपिनियन कैसा है, डिसेंटिंग, कि मैं नेगेटिव उसमें ओपिनियन दे रही हूँ, तो मैं उस ओपिनियन को भी अपने साथ रखूंगी, लेकिन दोस्तों के सामने में हाँ मिला दूंगी, तो इसे बोलते हैं कंप्लायंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में आता है कि आप बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी है, फेमस कोई लीडर है, ठीक है, या आपका कोई आइडियल है, तो आप उससे जब बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, सोसाइटी में हो रही है ना, सोसाइटी के थ्रू ये सारी चीजें निकल के आ रही है। तो वही कंप्लाइंस क्या होता है, जब हम सामने वाले से एग्री होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मैं अपना प्राइवेटली ओपिनियन भी रखती हूँ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि मैं किसी फेमस सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाती हूँ, ठीक है। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है कि भाई मैं एक ऐसा बिलीफ या ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट करती हूँ जब मैं पब्लिकली भी हाँ बोल रही हूँ और प्राइवेटली भी हाँ बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे कंप्लायंस में क्या था, मैंने पब्लिकली तो हाँ बोला, लेकिन प्राइवेटली मैं उसके खिलाफ थी। लेकिन इंटरनलाइजेशन में क्या होता है कि आप बाहर से भी वही हैं और अंदर से भी वही है, इंटरनलाइज कर लिया, ठीक है, सेम है आप दोनों चीजों में। चलिए नेक्स्ट है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी सोसाइटी के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आप लोगों के जो भी ओपिनियंस बनते हैं, डिफरेंट डाइवर्स ओपिनियंस, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के एजुकेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी से पता है नॉलेज कैसे, आप लोगों की एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस होती है। ग्लोबलाइजेशन, यू ऑल नो, ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल नॉलेज, ये सारी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होती है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ साइंस, वो टेक्नोलॉजी होती है। स्पिरिचुअल वैल्यूज, आप लोगों को मैंने कल्चर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन ऑन कल्चर, ये सारे प्रीवियस बताया था, तो वही आप सब इसमें रिलेट कर सकते हैं। चलिए, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या है कि भाई मोर देन टू डिसिप्लिन जब कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहें, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एग्जामिन्स एन इशू फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव कहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन है। नेचर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन में देख लीजिए क्या क्या नेचर है, जो भी हम इंटरडिसिप्लिनरी यूज करते हैं ना, मैंने डायग्राम बताया था ना इंटरडिसिप्लिनरी का, ऐसे था, ठीक है। तो इसका नेचर कैसे होना चाहिए वो देख लीजिए। क्रिएटिविटी को इन्हांस करे, जो भी एरर है उसको रिमूव करे, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा हम जब डिसिप्लिन को मर्ज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार कहाँ पे एरर था और हमें उसे कैसे सॉल्यूशन पे लेकर जाना है, ठीक है। यूनिटी ऑफ नॉलेज आइडियल, ठीक है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और एकेडमिक फ्रीडम की पूरी छूट देता है ये इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन। रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप फिलोसफी में कैसा है, साइकोलॉजी में कैसा है, सोशोलॉजी में कैसा है, इकोनॉमिक में कैसा है, और आपका एंथ्रोपोलॉजी में कैसा है। देखिए एक और बात याद रखिए, जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग है ना, वो जैसे मैंने बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी में हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक है। और जबकि हम मल्टी डिसिप्लिनरी सब में क्या करते हैं, बस हम एक समेशन करते हैं मल्टीपल व्यू पॉइंट्स का, उनको हम इंटीग्रेट नहीं करते, ठीक है। अदर डिसिप्लिन के साथ हम रिलेशनशिप क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई बच्चे को जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन है ना, उनके बीच एक कनेक्शन फील होने लग जाता है। अगर कोई फिजिक्स पढ़ के आया है, उसके बाद वो मैथ्स पढ़ेगा, तो उसे एक रिलेशनशिप जनरेट होगा मैथ्स और फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए फिलोसफी की बात कर लेते हैं। फिलोसफी जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज फिलोसफी, फिलोसफी इज अ लव ऑफ विजडम, ठीक है, बिल्कुल सोचने की आज़ादी।
तो फिलॉसफी से क्या है, आप लोगों का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो भी आपके सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं वो क्या है, शेप करेंगे आपके फिलोसफिकल एस्पेक्ट को। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, आप लोगों के एनालिटिकल स्किल को इन्हांस करता है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी का बेसिक मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो क्या है, आपके बिहेवियर, आपके मेंटल प्रोसेस को पढ़ता है, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। और ये जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले आउट करता है सोशल डायनामिक्स में, है ना। क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिकली कि सोशली सोसाइटी से रिलेटेड हमारे टॉपिक चल रहे हैं। तो साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को स्टडी करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे सोसाइटी में हमारे बिहेवियर को अच्छे से जान पाएगा। सोशोलॉजी, सोशोलॉजी क्या है, जो सोशल रूल्स होते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल सोसाइटी में रहकर कैसे रूल्स को फॉलो करता है उसे सोशल रूल्स बोलते हैं। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक आप लोगों को पता है जहाँ पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, वेल्थ, हाउस होल्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ कर रहे हो, सोसाइटी में कर रहे हो ना। तो इससे भी आप लोगों की नॉलेज क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पूरी स्टडी करना, ठीक है। बिल्कुल ए टू जेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जानना, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का होता है सोसाइटी में होता है। तो सीधी सी बात है एंथ्रोपोलॉजी भी आप लोगों का सोसाइटल वे में इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं अगर थ्योरी वे में बताऊं कि बेनिफिट क्या होगा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा बट आई नो आप लोग कर लेंगे भाई। अगर बेनिफिट क्या होगा कि जो डिफरेंट डिसिप्लिन है ना उनके बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हमें पता चलेगा, हमारी क्रिएटिविटी इन्हांस होगी, हमें सिंथेसाइज करना आ जाएगा, डिफरेंट डिसिप्लिन से हम आइडियाज को सिंथेसाइज करना सीख जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक फ्रीडम होगी, जो भी मैंने 2-3 डिसिप्लिन पढ़े अब उनके बीच क्या रिलेशनशिप निकालना है वो मेरी फ्रीडम है, ठीक है। मेरी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होगी, ठीक है, मुझे डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप लोगों के बेनिफिट्स हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इससे पहले थोड़ा एनसीएफ के बारे में बता रही हूँ, 2005 जो एनसीएफ था, आई होप सबको पता ही होगा। वैसे एनसीएफ का मेन एजेंडा क्या था कि भाई जो आप लोगों की स्कूल लाइफ है उसको आपकी जो डेली लाइफ है उससे रिलेट करना, है ना। और क्या था, जो रोट मेथड्स है उससे दूर लेकर जाना आपको, और क्या है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना, ना कि सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बनाना। ये सारी चीज़ें क्या है एनसीएफ में। तो जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो एनसीएफ में, अगर ऑप्शन में सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं और ऑल ऑफ द अबव आंसर आ रहा है तो सारा टिक करना। अगर एक भी चीज़ आपको नेगेटिव लगती है तो उस हिसाब से अपना आंसर एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 बस ईयर याद रख लेना। चलिए उसके बाद है आप लोगों का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। देखिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता क्या है, लिखा हुआ है मैंने डेफिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग and understanding is based upon a set of assumptions made by a scholar in a particular field। theoretical perspective क्या होता है, ये क्या है, जो भी assumptions, मान लो कोई स्कॉलर है, ठीक है, कोई स्कॉलर है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, वो स्कॉलर है, उसने उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कोई सेट ऑफ अजम्पशंस बनाए, ठीक है। उस सेट ऑफ अजम्पशंस को हम कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, वो क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक है। देखिए साइकोलॉजिकली बात करें, साइकोलॉजिकली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो क्या है, बिहेवियरिस्ट की बात करते हैं, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सोशलिस्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करो तो इसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होते हैं तो ऐसा पर्सपेक्टिव हो कि जो थोड़ा कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हो और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, सोशियोलॉजी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। अब देखिए जो आप लोगों की थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है ना वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव क्या है इसमें कि आप लोगों के बिहेवियर को, आप लोगों की लर्निंग को साथ मर्ज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो टीचर का रोल कैसा होता है कि भाई जो एक्सटर्नल कंडीशंस है ना बच्चों के लिए वो उसको अरेंज करे, ताकि बच्चा क्या हो, बिल्कुल है वो ना हो, मतलब डिसअपॉइंट ना हो और वो सरवाइव कर सके
एक्सटर्नल कंडीशंस में विद द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो भी नॉलेज आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहती है, ठीक है, उसे कॉग्निटिव चीज बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टिविटी पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज है या जो आप लोगों को एक्सपीरियंस है उसको आप टीचर के थ्रू दी हुई किसी नॉलेज से मर्ज करते हैं और एक नया ही कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, उसे कंस्ट्रक्टिविटी पर्सपेक्टिव बोलते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टिविटी पर्सपेक्टिव एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। और ये कैसे कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कोलिब्रेट करके कर सकते हो, ठीक है। कोई टीचर के साथ एज अ को, अगर टीचर एज अ को लर्नर आपके साथ है तो आप उनसे बात करके अपना कंस्ट्रक्टिविटी पर्सपेक्टिव को इन्हांस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ theoretical perspective, one is behavioral, second is cognitive and third one is constructivities। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का स्कूल एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन है आज के, वो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से कैसे रिलेटेड कर रही है। देखिए, पहले की बात बोली गई है कि जो आपका एजुकेशन है उसका मेन एम ही क्या होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, ये सबसे बड़ा एम होता है किसी भी एजुकेशन का। ठीक है, मेन इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं आज के टाइम पे कि भाई यूथ को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती है ना। यूथ कैसे सेटिस्फाई नहीं होता, जो टीचर है वो क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं कर पाता अपने जो भी उसके स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं। ठीक है, कोई कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टीचर और यूथ के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट करते जाते हैं। तो ये मेन इश्यूज की बात हो रही है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है कि भाई डिसिप्लिन कैसा है, पैसिव लर्नर वाला ना हो, एक्टिव लर्नर वाला हो। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन है वो इंटरेस्ट जनरेट करे, ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। थर्ड रीजन क्या है आप लोगों का, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो आप लोगों की एजुकेशन है ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती ही नहीं है। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है, आप लोगों ने पढ़ लिया लेकिन आप लोगों को यूटिलाइज करना नहीं आया। अब जब आप लोगों को पता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है लेकिन आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे अपनी जॉब में, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर है डियरनेस। डियरनेस मतलब कि यहाँ पे है जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी की बात आ जाती है, तो क्या है कि जो बच्चे ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो डोनेशन भी दे सकते हैं, है ना, सब कुछ दे सकते हैं। डियरनेस की बात आ जाती है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत इजीली बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, और जो पुअर फैमिली है उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये क्या है, एक एजुकेशन को इम्पार्ट करने में बहुत बड़ी रुकावट है। पॉवर्टी, पॉवर्टी सीधी सी बात है, डियरनेस से ही रिलेट कर सकते हो कि भाई इतना ज़्यादा फी में वो लोग हाइक कर देते हैं कि जो पुअर है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं कर पाता एजुकेशन चीज़ों को। अनअवेयरनेस, जैसे हमारी सरकार बहुत ज़्यादा पॉलिसीज निकालती है एजुकेशन को लेके, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि 6 to 14 ईयर्स तक को फ्री एजुकेशन देनी है, लेकिन किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। तो क्या है, एक एजुकेशन और उस बंदे की लाइफ में बहुत बड़ा गैप बीच में क्रिएट हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ टीचर्स, देखिए क्या इसमें क्या बात बोली गई है कि टीचर ही एक ऐसा बंदा है जो हमारी सोसाइटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सोसाइटी के डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा, बच्चों को पढ़ाकर, क्योंकि बच्चे क्या है, आने वाला भविष्य है। तो बच्चों को अगर वो अच्छा पढ़ाएगा तो सोसाइटी भी अच्छी की तरफ प्रोग्रेसिव वे में आगे जाएगी। ठीक है, तो एक सेंट्रिक पॉइंट है एक टीचर। लेकिन अगर टीचर का कैरेक्टर ही नहीं समझ आ रहा, अगर वो अच्छे से बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रही है या पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस सोसाइटी की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ टीचर की बात की जा रही है। चैलेंजेस क्या है आज के एजुकेशन सिस्टम में, देखिए बहुत अच्छी लाइन थी जो मैंने लिख दी, एजुकेशन इज द पैरामीटर, है ना, एजुकेशन इज द पैरामीटर जो एक आदमी को बीस्ट से अलग करती है, सेपरेट्स अ मैन फ्रॉम द बीस्ट। बहुत अच्छी लाइन है, एजुकेशन इज द पैरामीटर दैट सेपरेट्स अ मैन फ्रॉम द बीस्ट। ठीक है, चैलेंजेस देखो, इनएफिशिएंसी टू एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, हमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, कॉलेजेस के हैं आजकल मनी अर्निंग शॉप्स की तरह काम करने लगे हैं, वो हर बात पे आप लोगों से चार्ज करते हैं, तो एक मनी अर्निंग शॉप की तरह काम करता है कॉलेज। मल्टी रेगुलेटेड सिस्टम है भाई, एक तरफ यूजीसी है, एक तरफ कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आप लोगों का ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एनसीटीई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप लोगों का
एक चैलेंज सामने ला कर रखता है कि आप लोगों को जो एजुकेशन सिस्टम है उसे करंट सिचुएशन में कैसे इन्हांस करना है। हम एफर्ट्स क्या क्या कर सकते हैं, देखिए एफर्ट्स कैसे कर सकते हैं हम एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। हमें क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, सेकंड हैंड नॉलेज नहीं, हमें क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना चाहिए। हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारी डेफिनेशन है एजुकेशन सिस्टम की, क्या पर्पस है, उसको दोबारा से रीडिफाइन करो। पहले क्या पर्पस था वो आज के टाइम पे नहीं चलेगा, ठीक है, तो रीडिफाइन करो। कंपल्सरी फ्री एजुकेशन टिल 12th क्लास, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे लोग अपने बच्चों को भेजेंगे कि भाई 12वीं तक मेरा बच्चा एटलीस्ट फ्री में पढ़ेगा। उसके बाद है करिकुलम को हमें डायनामिक बनाना है। अगर इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन मैं केमिस्ट्री में भी देखूँ, ठीक है, डायनामिक इन नेचर होना चाहिए। या फिर जो मैं कुछ पढ़ रही हूँ उसको मैं अपनी डेली लाइफ से रिलेट करूँ, ठीक है। पे मोर टू टीचर्स, टीचर्स क्या है हमारे, एक मैंने बताया था ना, टीचर एक सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी सोसाइटी में। तो अगर आप टीचर्स को सैलरी बहुत अच्छी देंगे, बहुत ही लेविश सैलरी देंगे, तो टीचर भी क्या है, वर्थ है, टीचर को ज़्यादा सैलरी मिले, वो डिजर्व करती हैं, ज़्यादा सैलरी मिलना उनको डिजर्व करता है। तो टीचर्स को अगर हम ज़्यादा पे करेंगे तो जो भी उनके छोटे मोटे भी इश्यूज होंगे वो उनको सॉर्ट आउट करके पूरा फोकस बच्चे पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर डेवलपमेंट सेक्टर्स, ठीक है। देखिए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग पॉज कर लेना, थोड़ा थोड़ा देख लेना या फिर 2x की स्पीड में देख लेना, बट समझ लेना, ठीक है। लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर डेवलपमेंट सेक्टर्स, देखिए टॉफलर है ना, उन्होंने बोला है कि लर्न हाउ टू लर्न। तो उन्होंने बोला कि हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे सीखें, मतलब थोड़ा फिलोसफिकल है लेकिन समझ आ गया होगा टॉफलर ने क्या बोला। अब देखिए इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू अदर डेवलपमेंट सेक्टर्स ना, तो कौन से डेवलपमेंट सेक्टर्स, नेशनल डेवलपमेंट में आपकी एजुकेशन कैसे काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, सोसाइटल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, फिर भी थोड़ा बेसिक बता देती है। नेशनल डेवलपमेंट मतलब अगर एजुकेशन अच्छी दी गई है, थोड़ी इंथुजियास्टिक वे में दी गई है, पेट्रोटिज्म को लेकर दी गई है, तो नेशनल डेवलपमेंट में आप लोगों की एक भागीदारी अच्छी होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप लोगों को पता है हाउ आर इकोनॉमी रन्स, ठीक है, हाउ मनी डायरेक्शन वर्क्स, तो आप लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप लोगों को थ्योरी का अप्लाई करना आ गया, थ्योरी को एप्लीकेशन वे में यूज करना आ गया, तो आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। सोसाइटल डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, आपने अपने कल्चर के बारे में जाना है, तो आप अपने सोसाइटी में भी क्या करोगे, प्रोग्रेसिव चीज़ों को प्रमोट करके, और जो भी ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही पॉलिटेड एलिमेंट्स हैं उनको हटाने की कोशिश करोगे। पॉलिटेड एलिमेंट्स कौन से हैं सोसाइटी में, सॉरी जैसे कि यू नो पार्शियलिटी करना किसी के साथ, या छुआछूत, ये सारी चीज़ें, पर्दा प्रथा, ठीक है, हम जो हम वुमेन के साथ रिएक्ट करते हैं अगर वो डाइवोर्सी है, तो ये सारी चीज़ें क्या इनको हटा के आप सोसाइटी को एक प्रोग्रेसिव पाथ पे लेकर जाते हैं, तो वो सोसाइटल डेवलपमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, आपको पता है कि भाई रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, आपको पता है कि अगर मैं ज़्यादा यूटिलाइज करूँगा तो क्या है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास ये रिसोर्सेज बचेंगे नहीं। तो सस्टेनेबल वे ऑफ जो डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा, नॉलेज से। तो नॉलेज अगर अच्छी होगी तो आप नेशनल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल हर काइंड के डेवलपमेंट में सबसे आगे खड़े मिलेंगे, ठीक है। चलिए इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा डायमेंशन निकल कर आया है जो हमारे स्कूल एजुकेशन को भी इन्हांस करता है और टीचर एजुकेशन को भी इन्हांस करता है। इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा आने लगी है ना। अब आप लोग वीडियो ऑडियो ग्राफिक्स ये सभी यूज़ करते हैं। आप लोगों का लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल में कैसा चेंज हो गया है, आप लोगों का जो रोल ऑफ टीचर है वो कैसे चेंजेस हो गए उनमें, है ना। टीचर का रोल कैसा हो गया है, पहले वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता था, अब क्या है, टीचर एज अ को लर्नर भी है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर भी है, ये सारी चीज़ें। और करिकुलम चेंजेस भी आए हैं आपके स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। टीचर एजुकेशन, देखिए ऐसा नहीं है कि टीचर परफेक्ट होती है या टीचर को किसी भी चीज़ को सीखने की अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डिग्री ले ली, एग्ज़ाम क्लियर किया, वो टीचर बन गई तो वो कुछ नहीं सीखेंगी, नहीं।
टीचर भी अगर को लर्नर होगा, टीचर भी अगर हमेशा लर्निंग फेज में होगा, तो वो अपना 110% बच्चे को डिलीवर करता है। ठीक है, ये सीवी गुड ने एक डेफिनेशन दी थी, ये डेफिनेशन आप पॉज करके पढ़ लेना, और ऐसे ही राधा कृष्णन सर ने डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। नेसेसिटी क्यों होती है टीचर को एजुकेट करने की? ताकि जो टीचर है उसे टीचिंग और लर्निंग के बारे में पता हो, उसे पता हो मुझे क्या पढ़ाना है और उसे पता हो मुझे कैसे पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें एक टीचर को पता होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ चाइल्ड, अगर टीचर को हम ये नॉलेज दे कि भाई हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कॉग्निटिव लेवल हर बंदे का अलग है, तो क्या है मैं जो भी टीचर है वो उसको अच्छे से कैटर कर सकती है। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस, ठीक है, टीचर को नॉलेज होगी कि मैं कैसे गाइडेंस दूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है टीचर को भी सिखानी पड़ेंगी। वो आई एम सॉरी, वो खुद तो किसी से सीख कर नहीं आएंगे ना, तो उनको भी एक तरह की ट्रेनिंग देना बहुत ही मैंडेटरी काम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, अब हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, कितने काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी यूज़ होता है, तो टीचर को भी इस चीज़ से अवेयर कराया जाए कि हम वो इवैल्यूएशन को कैसे कैसे कर सकती है। डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स क्वालिटी इन टीचर, अगर हम टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो टीचर की डाइवर्स क्वालिटी है ना वो सामने निकल कर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, आई थिंक ये लास्ट है ना, हाँ ये लास्ट है। दिस इज नॉलेज एंड पेडागोजी। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक लाइट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी बताया था, हमारी इंडिया के 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज होती है, परोक्ष एंड अपरोक्ष, या फिर पर विद्या न पार विद्या। ठीक है, तो परोक्ष ज्ञान क्या है? जहाँ पे आप लोग सेंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ठीक है, किसी से सुन लिया उसके थ्रू नॉलेज ज्ञान करते हैं, सेकंड हैंड नॉलेज। ठीक है, आई एम सॉरी, अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जो आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो गया, ठीक है, गॉड मैन हो गया, ये सारी चीज़ें अपरोक्ष ज्ञान में आती है। इस्लाम में नॉलेज को इल्म बोला जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज कैसा होना चाहिए भाई? ट्रुथ ओरिएंटेड होना चाहिए, सच्चाई को बताए, वेरीफेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। बेसिस क्या है एक्वायरिंग नॉलेज के? हम सब पहले पेपर 1 में भी क्या कर सकते हैं, सेंसरी बेस्ड, रैशनल बेस्ड एंड स्पिरिचुअल बेस्ड, ये बेसिस है, सेंसेस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू और आप लोगों की थिंकिंग और स्पिरिचुअल वे के थ्रू। ठीक है, पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी होती है साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागोजिकल एनालिसिस सबने प्रैक्टिकल फाइल में भी किया है, इसके बेसिकली 7 स्टेप्स हैं। देखिए, पहला क्या है, आपको जो भी कंटेंट है उसको सब यूनिट्स में बांटना है। उसके बाद सब यूनिट्स में बांटने के बाद आपको हर एक यूनिट का एक ब्रीफ एसेंस लिखना है। ठीक है, अब ब्रीफ एसेंस लिखने के बाद आपको बच्चों से जानना है कि उस सब यूनिट के बारे में बच्चों को कितनी प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज को देखने के बाद टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करने चाहिए कि बच्चे को इतनी इतनी नॉलेज है, अब मैं आगे ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अब उसे आगे लिखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद अब उसे टीचिंग एड सिलेक्शन, जो भी टीचिंग टेक्निक वो यूज़ करेगी उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, डिलीवरी उसने दे दी, अब वो एग्जाम्पल और लॉजिक के थ्रू बच्चों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी और फाइनली वो इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करेगी। तो ये 7 स्टेप्स हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के। सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसमें पहली हेडिंग है रिकॉन्सेप्चुअलिज्म ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज क्या है? आपकी टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, मल्टीमीडिया है, तो आप इनको दोबारा से रिकॉन्सेप्चुअलाइज कैसे करेंगे ताकि वो हमारे एजुकेशन में हमारी हेल्प कर सके लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक क्या होती है? सेलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमें देती है उसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। इसके यूसेज आप लोग कर लेंगे। टेक्स्ट बुक के यूसेज क्या है कि बच्चा रीडिंग को इन्हांस करता है, बच्चे को कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसको ग्रामर के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसे वोकेबलरी उसके इन्हांस होती है, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक किया जाती है। वर्क बुक क्या होती है? जैसे आप लोगों की होमवर्क कॉपी। ठीक है, तो वर्क बुक क्या है? जो भी आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे वर्क बुक में। ठीक है, तो ये क्या है? आपको रिकॉन्सेप्चुलाइज करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक का जो एजेंडा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, अब आप उसको कंटेम्प्रेरी से रिलेट करेंगे। वर्क बुक में भी अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आप लोगों को वर्क बुक में करना है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ग्राफिक्स का यूज़ किया मैंने, ऑडियो वीडियो यूज़ किया, यूट्यूब्स यूज़ किया है ना, यूट्यूब वीडियोज़ यूज़ किए, तो ये सब क्या है? मल्टीमीडिया जो आपकी लर्निंग रिसोर्सेज को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं।
ओके, जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल। देखिए मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग का मतलब होता है जो आप बीच बीच में बच्चे को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, रेगुलरली बेसिस पे। और जबकि इवैल्यूएशन क्या होता है? जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है सब कुछ, उसके बाद आप इवैल्यूएट करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। तो मॉनिटरिंग आप लोगों का चलता है जब कोई चीज़ रनिंग फेज में होती है, ठीक है, और इवैल्यूएशन जब चलता है जब आप कंप्लीट कर चुके हैं उस टास्क को, अब आप इवैल्यूएट करेंगे। गॉट इट? तो देखिए मॉनिटरिंग होता है सिस्टमैटिक एंड रूटीन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। किसी से भी हमने कोई कलेक्शन गैदर किया है तो उसका हम जो सिस्टमैटिक हम वो उसको देखेंगे, उसके डाटा को फीचर करेंगे, वो हमारे मॉनिटरिंग में आता है। मॉनिटरिंग के 4 मेन रीजंस होते हैं। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करना, जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको इन्फॉर्म करना ताकि हम पॉजिटिवली उस मॉनिटरिंग को आगे लेकर जाएं, और एम्पावरमेंट करना ताकि मॉनिटरिंग के थ्रू हम पता कर सकें हमें किसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और किस किस फील्ड को किस डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो ये 4 एम हैं जो मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग इंश्योर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? असेसिंग अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसको आप उसका असेसमेंट करेंगे, उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन के 5 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल इवैल्यूएशन होना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी वाला इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इवैल्यूएशन किया और जो आउटपुट आया वो सिर्फ 2 दिन चला, तीसरे दिन वो फेल हो गया, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों की जो बुक है पेपर 4B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, वो ख़त्म होता है। लगभग 1 घंटा हो गया इसमें। आप लोग वीडियो पॉज कर करके या जो भी आप लोगों का टाइम स्लॉट है उस हिसाब से देख लेना। पेपर 4B मैंने सारा करा दिया है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशंस। और हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 की हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।